जप्तुलैयो माँ शक्ति आज श्रद्धा चंद्र कुमार क्रमांक है 1206। दिन शनिवार तारीख 19 अप्रैल 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर आदरणीय बीच में आदरणीय डॉक्टर श्री अरविंद श्रीवास्तव, जो एक्स मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत और विकास भाग 12। इससे पूर्व भी 11 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हो आदरणीय श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि आज को 2 दिन जारी करें। आदरणीय श्रीवास्तव। प्रणाम। मैं शुरुआत कर रहा हूं अथर्ववेद की इन पंक्तियों से। ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि विवृतः वाच वाचस्पतिर बलाम तेषा तन्नो अद्य दधातु। उसमें प्रार्थना है ब्रह्मा जी से कि जो त्रिसप्त यानी 3 या 7 देवता या 21 देवता जो पूरे जगत पे अनुग्रह करने के लिए, जगत पर कृपा करने के लिए ब्रह्मांड में चाहे चर अचर जो भी जगत है उसमें सकल रूपों में धारण करते हुए चेतन और अचेतन सभी वस्तुओं को अभिमत फल देते हुए, पुष्ट करते हुए प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक दिन और रात में और प्रत्येक शरीर में भ्रमण करके उनको शक्ति देते हैं। ऐसे देवताओं के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना है कि हे ब्रह्मा जी, आप उन सभी देवताओं की जो शक्तियों को, असाधारण शक्तियां उनकी है, उन शक्तियों को जब बुद्धि उत्पन्न हो, मेधा जनन के समय मेरे शरीर में आप स्थापित करिए। तो यह प्रार्थना आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से ब्रह्मा जी के लिए हम लोग कर रहे हैं। प्रणाम। स्वाध्याय चिंतन के इस 1206वें दिन में जो एक यज्ञ चल रहा है और जिसके हमारे अरविंद शर्मा जी कुशल संचालक हैं, उसमें मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज 12वें पार्ट में आना पड़ा है। और एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत और विकास की जो यात्रा है उसी यात्रा का प्रसंग मैं सुनाता हूं। तो मैं संबोधित कर रहा हूं, हमारे अशोक सिकली जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको संबोधित कर रहा हूँ। नीता दास जी हैं, उनका संबोधित कर रहा हूँ। वीएन चौधरी जी हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ और संबोधित कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को, और जो लोग इस वीडियो के माध्यम से अन्य जगहों पर बैठे हुए और इसको सुन रहे हैं, उन सभी को मैं संबोधित कर रहा हूँ कि हम लोग अपने ज्ञान को, जो हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हमको ज्ञानी ही, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसको हम कोशिश करते हैं, क्योंकि सब लोग सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम जगत के या अपने आसपास के और लोगों तक इसको प्रसारित करें, ताकि ये विधा जो कभी अगर न पढ़ी जाएगी तो शून्य में चली जाएगी, तो उसको हम धीरे धीरे आगे चल के फैलाते हैं। तो उस फैलाने की प्रक्रिया में मेरा भी योगदान है। और योगदान क्या है? ईश्वरीय है, प्राविधान कोई बना होगा। शर्मा जी से मुलाकात हुई है, उनके उसमें हम लोग, उस यज्ञ में हम लोग भी अपनी आहुति डाल रहे हैं, बस यही है। तो हम लोग अब विषय पर आते हैं कि एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत और विकास, इसकी यात्रा हम लोगों ने शुरू किया था और आज 12वां पार्ट है। हम लोग बात कर रहे थे कि जो मॉडर्न साइंस है, जिसको एलोपैथ हम लोग बोलते हैं, एलोपैथ चिकित्सा पद्धति की बात कर रहे हैं। चिकित्सा पद्धति में एलोपैथ एक चिकित्सा है, उसकी हम लोग बात करते हैं। उसके अलावा भी अनेक विधाएं हैं, चाहे वो योग के संबंध में हो, चाहे आप यूनानी पद्धति हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे आयुर्वेद हो। ये सब पद्धतियां जो है हमको स्वस्थ रखने की दिशा में प्रयासरत हैं, और इसीलिए सब अपनी विधा की अपनी उपयोगिता है। हम लोगों ने बात किया था, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ लंग्स से शुरुआत होती है। हम लोग मानते हैं कि 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्मांड की ऊर्जा लंग्स में आती है। उसके बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आती है 5 से 2 घंटे के लिए। प्रत्येक ऑर्गन में ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती है। न तो आप इसको सूर्य रश्मियां कह सकते हैं, न इसको ऑक्सीजन कह सकते हैं। इन सबसे परे ये शक्ति है जो पराभौतिक शक्ति के रूप में है। तो 2-2 घंटों के अंतराल में ही आती है। तो हम लोग उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे कि लंग्स के बाद
लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद स्टमक में, फिर स्प्लीन में, स्प्लीन के बाद हार्ट में, हार्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में यूबी में, और यूबी और किडनी में। तो हम लोग इन दो दो पेयर ऑर्गन है, जैसे लंग्स और एलाई पेयर ऑर्गन के रूप में है। एक परिवार के दो अंगों, दो हस्बैंड वाइफ के रूप में है। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ, इस पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन दोनों का पेयर ऑर्गन के लिए हम लोग जानते हैं। तो लंग्स और एलाई पेयर ऑर्गन है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन पेयर ऑर्गन है, स्टमक और स्प्लीन पेयर ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी पेयर ऑर्गन है। तो इस तरह हम लोग पेयर ऑर्गन की बात करते हुए, और एक एक का हम लोग ने अभी तक चिंतन किया है। तो हम लोग लंग्स कर चुके, एलाई कर चुके, स्टमक कर चुके, स्प्लीन कर चुके, हम लोग हार्ट कर चुके, स्मॉल इंटेस्टाइन कर चुके, और हम लोग किडनी भी कहा। किडनी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है आयुर्वेदिक वो एक्यूप्रेशर की विधा में, चाहे आयुर्वेदिक विधा हो और चाहे वो चाइनीज विधा हो, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए किडनी पर हम लोगों ने बहुत चर्चा किया, और 2 घंटे से अधिक का वक्त हम लोगों ने उसमें दिया। अब हम लोग उसी के पेयर ऑर्गन की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के रूप में जानते हैं। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का कंसेप्ट ये है कि दोनों यूरिन, दोनों जो है टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करते हैं। जो टॉक्सिन जल के रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है, उसको निकालने के लिए काम करते हैं। बहुत से ऐसे टॉक्सिन्स केमिकल कंपोजिशन में, यानी केमिकल रिएक्शंस में, मेटाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म में ऐसे पैदा होते हैं जो शरीर में भ्रमण करते रहते हैं। उनको लीवर के माध्यम से, हम लोगों ने लीवर पर चर्चा नहीं किया है, लीवर के माध्यम से, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन के रूप में है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन के रूप में है, तो लीवर के माध्यम से उसको जल में घुलनशील बनाते हैं। जल का एक गुण है, जल जो है वो विषंद है, यानी वो विष को निकालने वाला है, वो विष को शरीर से बाहर करने वाला है। तो जो टॉक्सिन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये टॉक्सिन जो है विष के रूप में है, इनको बाहर निकालने के लिए लंग्स, लीवर और किडनी की भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको किडनी जल के बिना निकाल नहीं सकती, जल में घुलनशील होगा तभी निकाल पाएगी। तो उसको लीवर जल में घुलनशील बनाता है, और उसको बाहर निकालने में किडनी मदद कर देती है। अब इस किडनी और यूबी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ऑर्गन है, पेयर ऑर्गन है, और इन दोनों का काम एक ही है कि इन सब इस तरह के विष को, विषंद को जो है बाहर निकालने में मदद हो जाए। तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो हम लोग किडनी में चर्चा कर लिया, अब हम लोग यूबी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा 3 बजे शाम से 5 बजे शाम के बीच में आती है। इसमें जो ऊर्जा ब्रह्मांड की है वो 3 बजे से 5 बजे शाम को आती है। और सबसे कम ऊर्जा का, क्योंकि यह माना जा रहा है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा 2-2 घंटे में सबसे ऊपर आएगी, तो बिल्कुल तरंगों की तरह उसकी गति है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो जिसमें सबसे निचला स्थान है वो है 3 बजे, इसी का जस्ट उल्टा 12 घंटे बाद वाला, 3 बजे सवेरे से 5 बजे सवेरे तक इसमें न्यूनतम ऊर्जा रहती है यूबी यूबी में। चाइनीज एक्यूप्रेशर जो कंसेप्ट उन्होंने दिया, उसके हिसाब से उन्होंने बर्थ ऑर्गन भी माना। बर्थ ऑर्गन माना कि जो ऑर्गन, जो जन्म है का समय है, उसके आधार पर एक बर्थ ऑर्गन निर्धारित किया। उसी तरह जैसे ज्योतिष में, भारतीय दर्शन में ज्योतिष में जो उसको माना गया, वो एक कि ऑर्गन कैसे आपका है, आप किस समय पैदा हुए, उसमें ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, उसी आधार पर, उसी तरह चाइनीज एक्यूप्रेशर में भी इस विधा, इस कंसेप्ट को माना गया। तो इसमें बर्थ ऑर्गन, अगर किसी का 8 अगस्त से 7 सितंबर तक जन्म हुआ है, 8 अगस्त से 7 सितंबर तक जन्म हुआ है, तो उसका बर्थ ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर माना जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर के चीजें होंगी, वो उसकी, जब कहते हैं कि अगर जैसे वो ज्योतिष में कहते हैं एग्जाल्टेड, अगर उत्कृष्ट का है, उत्कर्ष का है, तो वो अच्छा करेगा, और अगर उस पर कहीं डिफिशियंट है तो वो
आपको नुकसान देगा। तो ये उसी गुणधर्म के आधार पर यहाँ भी वही चीजें बनी हुई। तो अब कंसेप्ट क्या है, कैसे शुरुआत होती है, तो जो एक्यूप्रेशर मानता है वो कैसे शुरुआत होती है। तो कहते हैं कि छोटी आंत, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग भोजन करते हैं तो वो स्टमक में जाता है, अल्टीमेटली एसोफेगस के माध्यम से जब स्टमक में चला गया तो स्टमक में चर्निंग होती है, और वहीं पर आकर के उसी समय यूरिनरी ऊपर जो गाल ब्लैडर से उसमें आता है बाइल जूस। तो लीवर बनाता है बाइल जूस, लेकिन अल्टीमेटली उसको कंसंट्रेशन के लिए और स्टोरेज के लिए उसको रखा जाता है यूरिन वो जीबी में, गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर उसको भेजता है, जैसे ही आप कोई चीज फैट खाते हैं तो वैसे ही जब चर्निंग होती रहती है उसी समय उसको मालूम होता है। तो जब चर्निंग के बाद जैसे ही वो आता है एसआई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो ड्यूडेनम कहलाता है। ड्यूडेनम में जैसे ही वो आता है तो ये संकेत जाता है वहां से कि इस समय कोई फैट का कण आ रहा है। अब इस फैट को पचाने के लिए बाइल जूस, क्योंकि ये टेम्परेचर जो 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 टेम्परेचर जो पीएच वैल्यू होती है इसकी, वो 1.2 पीएच का होता है, यानी बहुत हाईली एसिडिक होता है। तो जब चढ़ने के बाद निकलता है तो ये तरल के रूप में होता है, सेमी सॉलिड के रूप में, तरल के रूप में होता है। और वो जब आता है तो उसी समय बाइल जूस आता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है, ये दोनों जूस मिलते हैं और तब ड्यूडेनम में प्रवेश करते हैं। इसके बाद जब एसआई ड्यूडेनम का पार्ट है, एसआई एसआई का पार्ट है ड्यूडेनम, पहला पार्ट है। उसके बाद वो आगे जा करके और अल्टीमेटली वो चीजों को, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सोख लेता, अवशोषित कर लेता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो मॉडर्न साइंस कह रही है, एब्जॉर्प्शन करता है, उसके बाद उसको वो कहते हैं कि जल अलग जाता है और तरल जो न्यूट्रिएंट्स है वो चले जाते हैं रक्त बना। तो वैसे ही एक्यूप्रेशर भी मानता है कि जो एस आई स्मॉल इंटेस्टाइन ने सोख लिया और अवशोषित कर लिया, उसके बाद जो गंदला द्रव हुआ, को द्रव बना, वो गंदला द्रव हुआ, वो गंदला द्रव यूबी में चला जाता है। और यूबी उसी गंदले द्रव को, जिसको हम यूरिन कह सकते हैं, उसी को अल्टीमेटली बाहर निकालने में मदद। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मॉडर्न साइंस से है। उसमें माना जाता है किडनी फॉर्मेशन करती है और यूरिनरी ब्लड में भेजती है। यहाँ भी कंसेप्ट ये है कि अल्टीमेटली उसको ऊर्जा, क्योंकि दोनों का इसलिए संबंध माना जाता है क्योंकि किडनी से उसको ऊर्जा मिलती है। किडनी से ऊर्जा न मिले तो इस काम को ये न कर पाएगा, इसलिए योगदान माना जाता है कि दोनों पेयर ऑर्गन के रूप में फॉर्मेशन में मदद करते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर ये मानता है कि यह गंदला द्रव जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है तो यूबी में वो जाता है और यूबी को उस रूप में एनर्जी मिलती है किडनी से। तो ये यूबी में आया, यूबी उनसे पेशाब बनाएगा, स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद जब आवश्यकता अनुसार होगी तब उसको बाहर वो निकालेगा। ये कंसेप्ट है। दूसरा, अब जब हम कहते हैं, हम भी मानते हैं, मतलब एक्यूप्रेशर भी मानता है और मॉडर्न साइंस भी मानता है कि प्रत्येक कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा मिलेगी कहां से? तो मॉडर्न साइंस मानती है कि ऊर्जा, वो कहते हैं कि कंसेप्ट ये है कि उनका माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऊर्जा बनाने का एक समझ लें मशीन टाइप की। कैसे बढ़ती है? वो कहते हैं भोजन लिया आपने, ऑक्सीजन लिया, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कंबशन होता है, मतलब वहां जलते हैं, और जलने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है 7 किलो कैलोरी। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कुछ तरल निकलता है जो जल कहलाता है। कैसे? उनका कोई फैक्ट्री, जो निर्माण, कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक वेस्ट बनेगा और एक बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा इसमें जो 7 किलो कैलोरी है वो हमारी एनर्जी, वो हमारी प्रोडक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हमारा जल है वो बाई प्रोडक्ट है। ये मॉडर्न साइंस कहती है। तो अब ऊर्जा को हम भी मानते हैं, एक्यूप्रेशर भी मानता है कि ऊर्जा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब जो ऑर्गन काम कर रहा है यूबी
कह रहा है उससे पेशाब बनाएगा, इस गंदले द्रव से पेशाब बनाएगा। अब उस पेशाब बनाने की कोई क्रिया होगी, जो ये क्रिया होगी उसमें ऊर्जा खर्च होगी। यह ऊर्जा उसको मिलती है कहाँ से? किडनी से मिलती है, किडनी यांग से मिलती है। वो किडनी अगर यांग, किडनी की ऊर्जा न हो तो शायद ये अपने को इस गंदले द्रव को यूरिन में ट्रांसफॉर्म न कर सके। ये विचार है उसमें। तो जब अब यूबी में अगर ऊर्जा की कमी है, मान लीजिए यूबी में ऊर्जा किडनी से नहीं मिली, तो तभी तो कमी होगी उसमें, क्योंकि ऊर्जा वहीं से ले रहा है। तो जब अगर यूपी में ऊर्जा की कमी होगी तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम किडनी पर ध्यान दें। और अगर ऊर्जा की कमी होगी तो क्या करेगा? वो पेशाब को बाहर निकालने में मदद नहीं कर पाएगा, बाहर ही नहीं निकाल पाएगा। और जब बाहर नहीं निकाल पाएगा तो वो बैक फोर्स करेगा। वो क्या करेगा? वो वहीं रुका हुआ है, उसका मतलब समझ लीजिए कटोरे की तरह का एक बर्तन है, और उस बर्तन में पानी भर रहा है और आगे आगे नहीं जा रहा है, तो नेचुरली पीछे बैक प्रेशर मारेगा। इससे किडनी की क्षमता प्रभावित होगी, किडनी की स्ट्रक्चर प्रभावित होगा, किडनी का फंक्शन प्रभावित होगा। ये भी मॉडर्न साइंस भी मानता है, ऐसे ही मानता है कि अगर कहीं अवरोध हो गया तो वो पीछे जाएगी और किडनी प्रभावित होगी। तो अगर कभी यूबी में कमी होगी, यानी यूबी में अगर ऊर्जा की कमी होगी, तो हम लोगों का विचार है कि हम लोगों को किडनी यांग पर विचार करना चाहिए और किडनी यांग डिफिशियंसी का इलाज करना चाहिए। ये हम लोग का तर्क है। अब एक और विचार हम लोग पहले बता चुके हैं। एक ऑर्गन नहीं माना, एक ऑर्गन नहीं है, लेकिन उसको विद्वानों ने माना है, दार्शनिकों ने माना है। पेरिकार्डियम तो हार्ट की कवरिंग है, तो ऑर्गन में पेरिकार्डियम को भी एक ऑर्गन माना गया, जबकि मॉडर्न साइंस उसको नहीं मानती। मतलब एलोपैथ सिस्टम या मॉडर्न साइंस उसको नहीं मानती है, पेरिकार्डियम को कवरिंग मानती है हार्ट की, लेकिन एक्यूप्रेशर उसको एक ऑर्गन मानता है। इसके साथ साथ एक दूसरा विचार का है ऑर्गन, वो ऑर्गन नहीं माना जाता, कोई नहीं मानता, वहां भी नहीं कंसेप्ट था, लेकिन चाइनीज एक्यूप्रेशर विद्वानों ने इसको कहा कि ट्रिपल वार्मर एक हमारा ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। तो उस ट्रिपल वार्मर के तीन पार्ट हुए, एक ऊपर से सर से लेकर के आपको चेस्ट तक आया, एक वहां से गया नाभि तक गया, और एक नाभि के बाद लोअर वार्मर पे गया। तो तीन वार्मर हुए, एक अपर वार्मर, एक मिडिल वार्मर और एक लोअर वार्मर। इस लोअर वार्मर को, इसको ट्रिपल वार्मर टीडब्ल्यू कहा गया, टीडब्ल्यू मेरिडियन कहा गया। इस टीडब्ल्यू मेरिडियन का कंसेप्ट ये था कि ये तीन जो वार्मर है, ये आपके शरीर की तीनों भागों की, शरीर के जो गर्मी है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसको किसी ने, मतलब मॉडर्न साइंस ने तो इसको माना ही नहीं, मॉडर्न साइंस मानती ही नहीं है, लेकिन इसको विद्वानों ने माना, एक्यूप्रेशर ने माना। इसको एक्यूप्रेशर के कुछ विद्वानों ने इसी ट्रिपल वार्मर को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ दिया। और एंडोक्राइन सिस्टम हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के इक्विवेलेंट कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो नर्वस सिस्टम भी है, और वो नर्वस सिस्टम एक तरफ है और उसके बगल में एंडोक्राइन सिस्टम, और दोनों सिस्टम, दोनों पूरे शरीर के सारे फंक्शंस को, सारी बॉडी के सारे मतलब ऑर्गन्स को, सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो इसको कुछ लोगों ने कहा, कुछ विद्वानों ने इसको, इस ट्रिपल वार्मर को स्पाइन से जोड़ दिया, कहा ये स्पाइन की मेरिडियन है। यानी तो स्पाइन भी नर्वस सिस्टम का भाग हुआ, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हुए, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइन। तो स्पाइन जो हुआ वो भी अल्टीमेटली जुड़ा नर्वस सिस्टम से हुआ। तो यानी नर्वस सिस्टम के भाग के रूप में इसको भी माना जा सकता है और माना जाना चाहिए। तो इस ऑर्गन को उनका अब उपयोगिता क्या है? लोअर वार्मर का कंट्रोलर भी, अगर कंट्रोलर ना कहा जाए, वैसे तो किडनी कंट्रोलर है, लोअर वार्मर की कंट्रोलर, मतलब नीचे के नाभि के नीचे की जो कंट्रोलर है वो किडनी है। किडनी बहुत से कंट्रोलर है, लेकिन नीचे के लिए तो वही है। अब लोअर वार्मर भी वहां मौजूद है, तो लोअर वार्मर की भूमिका ये है कि लोअर वार्मर भी इन कामों में यूबी की मदद करता है।
वो भी अपनी अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, उसको निकालने में, उसको ठीक से मेंटेन करने में यू काम करता है। तो ये उसके में है। तो अगर नीचे के सारी चीजें खुलने में, देखिए हमारे पास वो उसको आप कैविटी मान लीजिए, कैविटी है, होल है, उन होल से यानी स्टूल पास हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, इन सब की अगर द्वार, ये द्वार है, और इन द्वार को खुलने और बंद करने की कोई समस्या है, ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, आपका यूरिन पास हो जाता है, तो एक्यूप्रेशर मानता है कि उसमें किडनी की भूमिका भी है, यूबी की भूमिका भी है, और उसमें एक लोअर वार्मर की भूमिका भी है। तो इसलिए यूबी के साथ साथ हम लोग इस पर भी विचार करते हैं कि हम लोगों को ट्रिपल वार्मर पर भी विचार करना चाहिए। किडनी को करना है, किडनी तो कंट्रोलर ही है, किडनी को बात नहीं कर सकते, लेकिन किडनी को जैसे शादी ब्याहों में, जैसे शादी ब्याहों में एक मैनेजमेंट के लिए आप अलग से कोई इवेंट मैनेजर रख लेते हैं, तो भले मालिक कंट्रोल कर रहा हो पूरी इवेंट को, लेकिन तात्कालिक के लिए एक इवेंट मैनेजर के रूप में भूमिका होती है, वैसे ही इसकी भी भूमिका मानी जा सकती है। तो अब लोअर वार्मर में, अब लोअर वार्मर में आया तो लोअर वार्मर नीचे का एरिया है, उसमें उसमें फ्लूइड को ट्रांसफर करा रहा है कौन? पहला तो करा रहा है यूबी, वो एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा यूबी, दोनों मिलकर के लोअर वार्मर में नीचे की तरफ उसको धकेल रहे हैं उस लिक्विड को। तो इसलिए पेशाब संबंधी अवरोधों में दो चीजें हैं, हमको एसआई पर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। यह मॉडर्न साइंस या एलोपैथ नहीं मानेगा, हम लोग कहते हैं नहीं, इसकी भूमिका है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी, उसका जो वाटर पॉइंट होगा वो जिम्मेदार होगा उसके लिए, और यूबी जिम्मेदार होगी, यूबी का भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो होगा वो जिम्मेदार होगा। तो हम लोग इस पेशाब संबंधी अवरोधों में स्मॉल इंटेस्टाइन और यूबी दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। और इसके अलावा ट्रिपल वार्मर को हम लोग लोअर वार्मर के के ट्रिपल वार्मर का पॉइंट को भी जिम्मेदार मानते थे। किडनी तो है ही है, तो किडनी, एसआई और यूबी और ट्रिपल वार्मर, चार ऑर्गन के रूप में हम लोग उसको समझते हैं, समझ सकते हैं। अब एक और अवधारणा हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने कहा था कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों पेयर ऑर्गन है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की भूमिका है पेशाब संबंधी अवरोधों में, तो हम ये भी तो माने कि हार्ट, अगर एक घर में हस्बैंड वाइफ दो हैं और हस्बैंड परेशान है तो क्या वाइफ परेशान नहीं होगी, या वाइफ परेशान है तो क्या हस्बैंड परेशान नहीं होगा, पेयर ऑर्गन के रूप में। तो अगर एसआई में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो एसआई में आएगी। तो अगर हार्ट प्रभावित है तो भी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होगा, और उसकी ऊर्जा में भी कहीं बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। इसलिए पेशाब संबंधी अवरोधों में अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो उसको पेशाब संबंधी अवरोध भी होंगे, ये तर्क है। अगर हार्ट डिजीज है तो उसको पेशाब संबंधी अवरोध भी होंगे, क्योंकि रोग का जड़, हम लोग, जड़ है हार्ट, लेकिन प्रकटीकरण कहाँ हो रहा है? यूबी में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रभावित है और वो तरलों को नीचे भेज नहीं पा रही है, तो यूबी में ऊर्जा जा नहीं पा रही, वहां तरल जा ही नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली अवरुद्ध आ रहा है। इसलिए हार्ट संबंधी रोगों में भी हम लोग मानते हैं यह मॉडर्न साइंस से विभिन्न, वो भिन्न जो है आइडिया है ये एक्यूप्रेशर का। अब एक सबसे बड़ा रोग क्या होता है इसमें? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज होती है, तो वो जो है, तो ये इन्फेक्शन के रूप में है, तो ह्यूमिड, तो इसको हम लोग जो बात करते हैं एक्यूप्रेशर में उसको कहते हैं ह्यूमिड हीट। हम लोग यूटीआई को ह्यूमिड हीट कहते हैं। ह्यूमिड हीट पर ह्यूमिडिटी, किसी मॉडर्न साइंस मानता है कि किसी भी बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है,
एक पानी की और एक गर्मी की। अगर ये पानी और गर्मी दोनों मिल जाएंगे, यानी ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों मिल जाएगी, तो आपको ह्यूमिड माने वही हुआ। ऐसा गर्मी सर्दी दोनों होती। तो जल का वातावरण हो और गर्मी हो तो बैक्टीरिया पनपते हैं, अपने आप से पनपते हैं, ऐसा अपने आप से पनपते हैं। ये मॉडर्न साइंस भी मानती है, क्योंकि वन सेल, दो सेल, ये शुरू वाले जो छोटे बैक्टीरिया हैं अपने आप डेवलप होते हैं। तो ह्यूमिड हीट का अर्थ है इन्फेक्शन। ह्यूमिड, जो मॉडर्न साइंस कहेगी इन्फेक्शन, उसको एक्यूप्रेशर कहता है ह्यूमिड हीट। ह्यूमिड हीट हो गई तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और यूटीआई उसके भी कारण में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें पेशाब में जलन होगी। जब पेशाब करेंगे तो जलन होगी। पेशाब में रक्त मिला हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है। पेशाब करने में तकलीफ भी होगी, क्योंकि ह्यूमिड हीट है, इसलिए आपको ज्वर भी हो सकता है। और इसमें तेज ज्वर होता है। इसमें तेज ज्वर होगा, 103 डिग्री तक पहुंच जाता है कभी कभी, और आपको अत्यधिक प्यास लगती है। और यूरेथ्रा में, जो पेशाब के थैली के बाद जो है, उस समय में आपको जलन होती है। इसलिए आपको बार बार भी जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए, क्योंकि बॉडी उसको निकालना चाहती है, लेकिन इन सब कारणों से, इन्फेक्शन के कारणों से ये डिस्कम्फर्ट आपको फील होता होगा। तो अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग मानते हैं कि मॉडर्न साइंस भी मानता है, हम भी मानते हैं कि जो इन्फेक्शन है उसका प्रवेश नीचे से होता है। इसमें तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये कि अगर आपके यूरिन का पीएच 6 से, देखिए 7 पीएच जो है, मतलब उसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा गया उसको, पीएच को। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर 7 है तो न्यूट्रल है, जैसे जल का है। अगर 7 से कम है, 6 की तरफ बढ़ रहा है, तो एसिडिक है। और 7 से अधिक बढ़ रहा है, 7 से 8 हो रहा है, तो वो एल्कलाइन है। शरीर का शरीर का जो पीएच होना चाहिए वो हमेशा क्षारीय होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, लगभग 8 होना चाहिए। उसमें ही हमारे एंजाइम्स, उसमें ही हमारे हार्मोन्स बढ़िया से फंक्शन करते हैं। बॉडी के सारे ऑर्गन्स बढ़िया से फंक्शन करते हैं 8 पीएच में। लेकिन मुंह, जहां पर हम लोग खाना खाते हैं, वहां का पीएच, सलाइवा का पीएच, लार जो है, उस लार का पीएच हमेशा 6.3 से 6.8 के बीच में होना चाहिए। उसको एसिडिक होना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया कोई जाएगा तो उसको मार दे। इसके अलावा हमारे पास स्टमक है। स्टमक का पीएच 4 होता है, और 4 से नीचे भी जाता है, और अंत में 1.2 का वो लिक्विड निकालता है। यूरिन का पीएच हमेशा 7 से कम होना चाहिए। अगर यूरिन का पीएच 7 से कम नहीं है, यानी 6 के आसपास नहीं है, तो बैक्टीरिया वहां से प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग मानते हैं कि जब पीएच एल्कलाइन माने मीठापन, और तीखापन हम लोग बोलेंगे एसिडिक को। तो अगर मीठापन आ जाएगा यूरिन में, तो उसमें बैक्टीरिया अधिक आकर्षित होते हैं। तो इसलिए अगर पीएच ऑफ यूरिन अगर आपका 6 से अधिक 7 की तरफ बढ़ रहा है, तो आप समझिए कि यूटीआई होने की संभावना बढ़ रही है। यह विचार है। दूसरा, अगर आपका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड हीट जिसको बोलेंगे, गर्मी और सर्दी, यानी गर्मी लगे और उसमें पसीना आए, अगर ऐसा हो रहा है तो ह्यूमिड हीट की कंडीशन है। ऐसी दशा में भी आपका यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाएगी। इन्फेक्शन, बाहर का इन्फेक्शन भी आपको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन टॉयलेट वगैरह में है, तो भी आपको यूटीआई हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम लोगों को टाइट, अपने जो है अंडरगारमेंट्स टाइट नहीं पहनने चाहिए। अगर हम पहन रहे हैं, अगर हम सिंथेटिक पहन रहे हैं, तो नेचुरली हम दावत दे रहे हैं। सिंथेटिक पहनने में भी आपको ह्यूमिड हीट बढ़ेगी, और उसकी वजह से यूटीआई होने की होगी।
दूसरा कारण जो आयुर्वेद या एक्यूप्रेशर कह रहा है, वो तर्क ये है कि अगर आपके मन में एजिंग फैक्टर में एजिंग फैक्टर में जैसे जब भी हो, एजिंग फैक्टर कोई आवश्यक नहीं, जब भी आपके मन में संदेह और ईर्ष्या की भावना होगी, तो यह मनोभाव भी आप यूबी को प्रभावित करता है और उससे भी आपके यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक्यूप्रेशर का कंसेप्ट है कि अगर बहुत दिनों तक आप संदेह और ईर्ष्या की भावना से दग्ध रहे, तो भी आपके अंदर ये यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, 7-8 पॉइंट हम लोग लगाते हैं, 8 पॉइंट का ट्रीटमेंट है, 8 पॉइंट हम लोग लगाते हैं। और यूटीआई में होने में कम से कम हम लोग की मान्यता है कि कम से कम 1 महीने तक ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि यूटीआई थोड़ा सा गंभीरता ले लेता है, उसको पूरी तरह से जड़ से नष्ट होना है। और इसमें हम लोग स्प्लीन वगैरह, स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब के पॉइंट्स को लगाते हैं, किडनी और कुछ कंसेप्शन वेसल के मेंटेन की। दूसरा, इसमें एक रोग और होता है, किडनी का रोग, किडनी में स्टोन हो जाता है। किडनी में स्टोन हो गया, तो जब किडनी के स्टोन का अगर हम लोग इलाज करते हैं, तो हम लोगों की मान्यता है, एक्यूप्रेशर की मान्यता है कि किडनी के इलाज में हम लोग पहले यूमी में, यूरिनरी ब्लैडर में ह्यूमिड हीट का इलाज करते हैं, क्योंकि ह्यूमिड हीट होगी तो भी किडनी स्टोन की को डेवलप करेगी। तो पहले ह्यूमिड हीट का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम लोग किडनी का यांग डिफिशियंसी का इलाज करते हैं। किडनी की जो यांग माने फंक्शनल जो डिफिशियंसी है, यांग बोलते हैं उसको, इन और यांग, तो यांग की जो डिफिशियंसी उसका हम लोग इलाज करते हैं। उसमें भी हम लोग 8 पॉइंट है लगभग, दोनों हाथों में या दोनों शरीर के दोनों भागों में हम लोग लगाते हैं, और हम लोग ट्रीटमेंट इस तरह करते हैं किडनी स्टोन की दशा में। अब किडनी और यूबी में संबंध की चर्चा कर लें, क्योंकि हम लोग कहते हैं पेयर ऑर्गन है। तो यूबी अपने सभी कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है किडनी यांग से सभी सभी कामों के लिए किडनी यांग की जो ऊर्जा है, उससे वो ऊर्जा प्राप्त करता है। किडनी को जल निकालना है, उसने जल को छान दिया है, उसको निकालना है बाहर। तो अब जो निकालने काम है, तो इस किडनी अपने कामों के लिए, इस काम के लिए बाहर निकालने के लिए यूबी पर, यूरिनरी ब्लैडर पर आश्रित होती है, उस पर डिपेंडेंट है कि वो स्टोर करेगी, स्टोर के बाद बाहर निकालेगी, उस पर आश्रित है, लेकिन ऊर्जा देती है उसको। अगर यूबी वही अगर यूबी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली वो बैक प्रेशर भेजेगा किडनी को, और किडनी का वही स्ट्रक्चर फंक्शन से प्रभावित हो जाएगा, तो इससे किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग जब भी कभी अगर यूरिनरी ब्लैडर डिफिशिएंट है, मान लें कि यूबी में ब्लैडर डिफिशिएंट है, तो हम लोग हमेशा यूबी का इलाज नहीं करेंगे। अगर यूरिनरी ब्लैडर डिफिशिएंट है, तो हम लोग किडनी यांग का इलाज करेंगे, क्योंकि किडनी से ऊर्जा मिलती है। अगर वही डिफिशिएंट हो गया, तो उसको ऊर्जा मिल रही किडनी से, तो किडनी का हम लोग इलाज करते हैं। लेकिन इसके जस्ट उल्टा, किडनी कभी एक्सेस नहीं होती, किडनी कभी एक्सेस नहीं होती, ये हम लोग का एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है। लीवर कभी डिफिशिएंट नहीं होता कुछ कामों के लिए, और किडनी कभी एक्सेस नहीं होती, किडनी हमेशा क्षरण होता है किडनी का। इसलिए अगर कभी यूबी में एक्सेस एनर्जी आ गई है, तो किडनी का इलाज नहीं करना है, तब यूबी का ही इलाज करना है। कमी हो गई तो किडनी की कमी की वजह से, लेकिन अगर वो एक्सेस हो गया, तो उसको किडनी का इलाज नहीं करना है, बल्कि इसी का इलाज करना, यूबी का। इसलिए जो है, ये हम लोग को यूबी में यही मेन मेन इसका काम जो होता है, यूबी में जो रोग होता है, वो ह्यूमिडिटी वाला रोग है। यही यूटीआई सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा रोग है यही, बहुत अधिक होता है। और किडनी में जो स्टोन होते हैं, वो यूबी के माध्यम से निकलते हैं, तो वो यूवी में स्टोर होने के चांसेस कम रहते हैं, ऊपर से आते हैं, वो जरूर ट्रांसफर होते हैं। यूवी और मौसम मौसम का प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए। तो अगर जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अन्य मौसमों जैसे सारे मौसम प्रभावित करते हैं किसी ऑर्गन को,
यूवी को भी ऑर्गन को प्रभावित करते हैं। तो अगर आप ठंडा और नम वातावरण रख रहे हैं, इस वातावरण में आप लगातार रह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, बैठेंगे आप, रहेंगे, तो इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी इसकी, और तब वही ह्यूमिडिटी से उसके रोग बहुत से हो जाते हैं। अगर ठंडे और नम वातावरण में रहेंगे तो क्या आपको होगा, बार बार आपको पेशाब लगेगी, पेशाब को आप रोक नहीं पाएंगे, पेशाब रोकने में परेशानी होगी, पेशाब करने में तकलीफ होगी, पेशाब बीच बीच में रुक सकता है, और जो लोअर नीचे का एरिया है, पेल्विक पर एरिया है, इसमें आपको भारीपन महसूस होगा, और जब पेशाब करेंगे भी तो येलोइश हो सकता है, येलोइश और गंदला पेशाब ये हो सकता है। तो अगर गर्म एरिया में रहेंगे तो क्या होगा, तो ह्यूमिडिटी होगी और हीट होगी, दोनों चीजें होगी, तो ये इन्फेक्शन को निमंत्रण देगा। अगर गर्मी अंडर, जो मैंने बताया था कि अंडर जो कसे हुए अंडरवियर, जो अंडर गारमेंट्स हैं, इनको जब पहनेंगे तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, सिंथेटिक पहनेंगे तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनसे होगा। तो उसके लिए क्या है कि आप उसको सफाई करिए, पाउडर का प्रयोग करिए, उसको सूखा रहने दीजिए, सब सूखा रहेगा तो आपको नम वातावरण न रहे, अदरवाइज इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। वही इसमें भी लक्षण वही आएंगे, अगर कुछ भी हुआ है, ह्यूमिडिटी, अगर आपको यूटीआई न भी हुआ हो तो भी आपको सारे लक्षण वही यूटीआई के आएंगे, वही पेशाब में जलन होगी, यूरिन बार बार जाना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको हो सकता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब ज्वर हो सकता है, तो इन सब कारण में है। तो ये आपका उसमें हुआ। अब किडनी, वही किडनी स्टोन में अगर आ गया हो तो किडनी में जो स्टोन होगा वही, देखिए बैक प्रेशर में भी किडनी की क्षमता बढ़ेगी, तो वो स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, उसका फंक्शन प्रभावित हो जाएगा, तो आपको किडनी का इलाज करना पड़ेगा। अगर, और तब यूबी का इलाज होगा, पहले किडनी का इलाज होगा फिर यूबी का इलाज। किडनी और यूबी के संबंध वही हम लोगों ने बता दिया है कि यूबी अगर होगी तो यूबी डिफिशियंट होने पर हमको किडनी की डिफिशियंसी का इलाज करना है, लेकिन यूबी एक्सेसिव अगर हो, यूबी में एक्सेस एनर्जी हो, तो हमको यूबी का इलाज करना है, किडनी का नहीं करना। मनोभाव, मनोभाव पर विचार कर लें हम लोग। भय से, भय हम लोगों ने कहा था कि किडनी का जो इस ऑर्गन का, पेयर ऑर्गन का सबसे बड़ा डर है, और इसको एक्यूप्रेशर के विद्वानों ने 60 साल के ऊपर की बात कही है, लगभग जो 60 साल के ऊपर के आसपास की बात है। इसमें कहा कि भय, भय माने ये नहीं है कि भौतिक भय हो, भौतिक पराभौतिक किसी भी तरह का भय हो, चिंता से उत्पन्न भय भी हो सकता है, भय कई कारणों का, हमारी नौकरी रहेगी नहीं, हम वहां, बेटा वहां गया हुआ है लौटा के नहीं, वहां गया, ये सब सारी चीजें उसी से, कोई पराभौतिक दृश्य अदृश्य वस्तु है उसका भय, ये सब भय है, भय दिमाग में। तो ये भय जो है वो मनोभाव जुड़ा हुआ है, किडनी और यूबी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो आप हम लोग उसको भी ये समझ सकते हैं कि हमारा इससे जुड़ा हुआ है। तो चिंता बच्चों के संदर्भ में हो, चाहे असुरक्षा की चिंता हो, तो भी यही जो है कि सिंक कर जाएगी, मतलब की माने एनर्जी, एनर्जी उसकी सिंक कर जाती है, और ऐसे में कभी कभी सोते समय पेशाब भी निकल जाएगी, क्योंकि एनर्जी कम हो गई। तो बच्चों में आप देखोगे कि बच्चों में बहुत अधिक होता है, बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बच्चों में डर हो रहा है, तो भी आपको ये स्थिति मिलेगी। बड़ों में क्या होगा, बड़ों में ये स्थिति तो नहीं होगी उतनी, लेकिन बड़ों में होगी, ईर्ष्या की भावना हो सकती है, संदेह की भावना हो सकती है, इनकी वजह से भी ये भय की भावना डेवलप होगी, और ये अल्टीमेटली रिजल्ट्स वही आएंगे। यहाँ भी हो सकता है कि आपको कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम हो, तो कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेक्स और यूबी का संबंध उसी तरह जैसे किडनी का है, किडनी ये सेक्स रिलेशंस को डिसाइड करती है और तय करती है, तो उसमें अधिक 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 सेक्स से आपको किडनी यांग डिफिशियंट हो जाएगी, किडनी यांग की क्षमता घटने लगेगी और आपको डिफिशियंसी आएगी, उसमें डिफिशियंसी के सारे रोग वही होंगे, आपको वही इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन, मतलब आपको रोक नहीं पाएंगे, तुरंत आपको जाना पड़ेगा, ये सब रोग उसी से डेवलप होते हैं।
पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी, रोकने की क्षमता जो है नहीं रहेगी। दूसरा, जो इसके प्रयोग हम लोग करते हैं यूबी का प्रयोग, तो ये यूबी का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, यूबी के मेरिडियन आप देखिएगा, यूबी मेरिडियन आंख के यहाँ से शुरू होती है, जो आंख का अंदर का अंदरूनी भाग है, ये देखिए दोनों आंख के ये वाला भाग से यहाँ से यूबिक मेरिडियन ऊपर जाती है, इधर से ऊपर जाती है, ऐसे जा करके ये दाएं बाएं दो तरफ होती है ना, दो तरफ बायलेटरल होती है, तो यहाँ से आंख के बिल्कुल अंदर वाले भाग से जाती है, और ये बिल्कुल सर के पीछे जा करके और फिर स्पाइन के दोनों तरफ जाती है लंबाई में। तो दोनों तरफ जाएगी और लगभग 1.25 एक पूरी लंबाई जाएगी, फिर एक आधी जाएगी, आधी पौन पौन लंबाई पे दूसरी तरफ साइड में, और फिर एक अंतर जाएगी लगभग 2.25 चक्कर स्पाइन के, एक लंबी, एक फिर दूसरी, और एक थोड़े से चौथाई, तो 2.25 चक्कर आपका लगाती है आपके स्पाइन के। इसलिए इसीलिए कुछ लोगों ने इसको स्पाइन की मेरिडियन कहा, दर्शकों ने। और ये बहुत सी चीजों के निर्णय में, बीमारियों में इसका योगदान हुआ और इसके पॉइंट को यूज किए गए, इसलिए इसको एंडोक्राइन सिस्टम कह दिया गया। कि बहुत से एंडोक्राइन सिस्टम छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन इनकी वजह से हो रहा है। तो ये मेरिडियन का वो है। तो इस मेरिडियन के लिए जो हम लोग करते हैं कि भाई इस मेरिडियन में आंख के लिए बहुत वो है, यहीं से शुरुआत होती है, तो आंख भी इससे प्रभावित होती है। तो ये हम लोग मेरिडियन, आपने पिछली बार कहा था कि आप लोग एक्सरसाइज में ऐसे आंख की एक्सरसाइज जरूर किया करिए, इससे यूबी भी प्रभावित होगी। प्लस स्पाइन के दोनों तरफ, स्पाइन को छोड़ दीजिए, जो बीच वाला पोर्शन है उसको छोड़ दीजिए, दोनों तरफ ऊपर से लेकर अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप अंगूठे से दोनों तरफ दबाव दे देंगे अगर कभी, तो भी स्पाइन ये यूबी के मेरिडियन प्रभावित हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको फायदा है। स्पाइन छोड़ दीजिए, पीछे लिटा करके पीठ के बल कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट न भी हो तो आपके अंगूठे तो है ही है, आप स्पाइन को छोड़ दीजिए थोड़ी से और दोनों तरफ एक मसाजिंग दे दीजिए। तो चाहे आप यहाँ की बात करें सुषुम्ना नाड़ी की, चाहे चित्रणी बजनी जो भी आप कंसेप्ट ले लें, उसका सबका इलाज हो रहा है। तो एक ये तरीका, मतलब अब हम लोग इसको यूबी को अनिद्रा से जोड़ते हैं, अनिद्रा में बहुत यूज करते हैं इसको। अनिद्रा में हम लोग 2 पॉइंट के केवल यूज करते हैं, कुल मिला के 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3, 3 ही पॉइंट होते हैं, और किडनी का 0.6 पॉइंट है उसको टोन कर देते हैं, मेल में लेफ्ट में यूज करते हैं, किडनी का 6 पॉइंट टोन कर देते हैं, और यूपी का 62 पॉइंट सिडेट कर देते हैं, और एक यूपी 1 लगा देते हैं मेथी। बस 3 पॉइंट पर अनिद्रा का इलाज करते हैं। अतिनिद्रा माने नींद बहुत आती है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, UB62 को हम लोग टोन कर देते हैं, K6 को सिलेक्ट कर देते हैं, दोनों के लिए मेल फीमेल। लेकिन कुछ पॉइंट हम लोग मेल फीमेल के हिसाब से रखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग यूबी ये 3 पॉइंट है केवल, और 3 पॉइंट पर इलाज अनिद्रा और अतिनिद्रा का करते हैं। इसमें आपको यूबी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण किडनी और यूबी की है। फिर लंग्स की डिफिशियंसी में भी, अगर लंग्स की एनर्जी घटी हुई है तो हम लोग इसमें यूबी यूबी का पॉइंट 13वां पॉइंट और गवर्निंग वेसल का 12वां पॉइंट पे हम लोग कोट कर देते हैं। लंग्स के अगर इन डिफिशियंसी होगी तो भी यूबी का 13 पॉइंट और यूबी का 38 पॉइंट। उसी के बगल बगल है जहां यूपी पीछे वाली है, उसी के समान धरातल पर बहुत से 2 पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने गए हैं मतलब एक्यूप्रेशर में, और ये आप हमेशा समझिए कि ये पॉइंट का प्रयोग लगातार एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जाता है। लीवर, अगर लीवर की ब्लड डिफिशियंसी से, नॉर्मली लेडीज को हो जाता है लीवर की ब्लड डिफिशियंसी, तो उसमें, और स्टेसिस, स्टेसिस माने कोई रुका हो, ब्लड रुका हुआ हो और रुक जाए तो दर्द बहुत होता है, पेनफुल होता है, जिसे आपने किसी ने जैसे छुरा भोंक दिया हो, इस तरह का दर्द अगर किसी पॉइंट हो तो वहां थोड़ा मसाजिंग कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि वहां रक्त रुका हुआ है, तो थोड़ा मसाजिंग करने से ठीक हो जाता है। तो इसको लिए हम लोग 2 पॉइंट का यूज करते हैं, UB17 UB18 स्टेसिस के लिए केवल 2 होता है, 2 इधर और 2 इधर, 4 पॉइंट को यूज करते हैं।
अगर हार्ट में ब्लड बढ़ाना है और में स्टेसिस को रोकना है तो यूबी के 2 पॉइंट केवल यूज होते हैं, यूबी 17 और यूबी 15, बस 2 इधर 2 इधर, 4 पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं कि 4 फ्लावर्स, 2 इधर पॉइंट लगे हुए, 2 इधर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। अगर स्क्रीन में रक्त बढ़ाना है आपको तो भी 2 पॉइंट यूज करते हैं, यूबी 17 का और यूबी 20। और यूबी अगर आप 17, 15 और 20 और 17 जोड़ दीजिए, 4 फ्लावर्स मतलब 6, 4 फ्लावर्स हो गए, 4 इधर 4 इधर। सारे शरीर में रक्त बढ़ाने के लिए 3 पॉइंट यूज करते हैं, 17, 18, 19, बस तीनों में। बहुत ये इसको 3 3 6 होते हैं, तो इसको मैग्निफिकेशन 6 कहते हैं। अगर जो एनर्जी बाद में पोस्ट हेवन माने जन्म के बाद जो एनर्जी बढ़ानी है, तो केवल 2 पॉइंट होते हैं, यूबी 20 और यूबी 21। यूबी के सब पॉइंट है, देखिए ये यूबी 20 और 21, ये इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर ब्लड के लिए, अगर आपको नरिशमेंट ब्लड करना है और आपको फॉर्मेशन ब्लड करना है, तो यूबी के पॉइंट है 2, जबकि किडनी से संबंधित है, लेकिन यूबी के पॉइंट है यूबी 20 23 को हम लोग पूर्ण कर देते हैं, तो 2 2 4 पॉइंट के, 2 इधर 2 इधर। मानसिक समस्याओं के लिए भी ये बहुत बड़ी, ये इस एनर्जी का प्रयोग, यूबी एनर्जी का प्रयोग मानसिक समस्याओं में करता है। कैसे भी निगेटिव थॉट हो तो हम लोग इसको यूज करते हैं। डिप्रेशन है तो केवल 3 पॉइंट किडनी के ही पॉइंट है, किडनी यूबी के, यूबी 23, यूबी 47 और किडनी 3 3 पॉइंट, 3 इधर 6 पॉइंट। 6 पॉइंट लगाने से हम लोग निगेटिव थॉट को दूर करना चाहते हैं और काफी सक्सेसफुल है। कोई दुख, हताशा, निराशा, तो यूबी 2 पॉइंट, यूबी 13, यूबी 37, यूबी के पॉइंट है दोनों, और उसके साथ लंग्स का 9 पॉइंट, 3 पॉइंट को हम लोग करते हैं। मेमोरी को ठीक करने के लिए भी यूबी को हम लोग 14, 38 और पेरिकार्डियम के 1 पॉइंट को यूज करते हैं। क्रोध अधिक आता है तो भी हम लोग यूबी 19, 43 और जीबी 41 3 को, यानी क्रोध के लिए भी कोई भी इमोशन होगी तो यूबी के पॉइंट को जरूर यूज किया जाता है, ये हम लोग कहना है। और मेमोरी कंसंट्रेशन के लिए भी यूबी 20 को, यूबी 44 को यूज करते हैं। तो अगर अगर बाय द वे ये अंडर एक्टिव हो गया, मतलब कमी कैसे मालूम पड़ जाती है, लक्षण से मालूम होता है कि ये अंडर एक्टिव ऑर्गन है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा तो किडनी यूबी प्रभावित होगी। नर्वस, जो नर्व्स है उनमें स्ट्रेन आने लगेगा, आपको नर्व्स का हल्का सा पेन, तो अनबियरेबल पेन कहा जाता है नर्व्स का पेन। सारे शरीर में अकड़ जाता है और सेंसिटिविटी है। तो अगर आपकी नेचर मनोवैज्ञानिक रूप से देखिए, मेटाफिजिकल बात कर रहे हैं, हमेशा शिकायती प्रवृत्ति आपकी है, ऐसे बहुत से ऑफिस वगैरह में आप मिल जाएंगे। तो अगर ये है तो ये समझ लीजिए कि आपका यूबी अंडर एक्टिव है, हमेशा शिकायती प्रवृत्ति होगी। जल्दी भयभीत होंगे तो भी यूबी प्रभावित होगी, और रात में पसीना होगा तो यूबी और किडनी प्रभावित है। एंग्जाइटी बहुत है तो भी ये कारण हो सकता है। इसके लिए, एंग्जाइटी के लिए लीवर भी जिम्मेदार है, लेकिन ये भी जिम्मेदार है। आंखों में भारीपन, कष्ट, बेचैनी, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट है, यूबी का पॉइंट यहीं से शुरू होता है। माइग्रेन, सर के पीछे वाला ये इसमें होता है, और माइग्रेन के लिए लीवर भी जिम्मेदार है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जिम्मेदार है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो आपको फाइट और फ्लाइट इन सब कंडीशन में होता है, कभी इमरजेंसी में पड़े तो उसमें पैरासिम्पैथिक जो है, सिंपैथिक वाला एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथिक आराम के लिए यूज होता है, तो वो भी इससे प्रभावित होता है। पीठ में ठंडक ज्यादा जल्दी लगती है इसी की वजह से। पैरों में आपके थोड़ा, क्योंकि इसकी मेरिडियन नीचे जा करके जब उतरती है तो पीछे से बिल्कुल बैक में, बैक से आपके बटक से होते हुए नीचे आती है, और तब आपका जाकर के छोटी उंगली में समाप्त होती है, ये इसकी मेरिडियन है। तो छोटी उंगली की में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो किडनी है, बाई तरफ मतलब अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ आपका यूबी है। तो बाहर की तरफ यूबी जो गट्टा होता है, उस गट्टे के आसपास यूबी का होता है। तो अगर पैरों में आप, जैसे होता है कि कभी थैली में नीचे जब एड़ी में आपको दर्द होता है, तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो यूबी या किडनी। पेनफुल यूरिनेशन भी इसी का वो है। और यूरिन रुके, यूरिन पूरा निकल नहीं पाया है, कुछ रुका हुआ हमारे शरीर में, यह भी इसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इस प्रकार यूबी मेरिडियन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि
अन्य ऑर्गन के साथ साथ अन्य ऑर्गन जो काम करते हैं वो वही है, उसमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसमें अधिकांशतः पॉइंट हम लोग यूज करते हैं, यूबी के पॉइंट यूज करते हैं, क्योंकि स्पाइन के दोनों तरफ से मेरिडियन जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण मेरिडियन हो जाती है। जी सर, तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, अब मैं शांति से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिश्वर सर। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी का कोई क्वेश्चन बनता तो आदरणीय अनिश्वर सर पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय और एक किसी के साथ बोलेंगे। जी बिलास जी, कुछ पूछ रहे हैं आप क्या? सर मैं हम्म। सबसे एक बार सर ये यूबी से क्या मतलब था? यूबी जो कई बार आपने कहा, यूबी मीन? यूरिनरी ब्लैडर, अच्छा, तो यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर से हम्म, हमारे यहाँ ऑर्गन है ना, एक्यूप्रेशर या में उसको ऑर्गन। कई बार जो अगर यूरिन का जो प्रेशर है वो बहुत तेज होता है, आदमी रोक नहीं पाता, वो किस वजह से हो पाता है? किडनी यूबी, किडनी यूबी, दो ऑर्गन, किडनी और यूबी। यूरिन ब्लैड। अच्छा। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं कि अगर किडनी, अगर यूबी की क्षमता घट रही है तो क्षमता घटने में किडनी यांग डिफिशियंसी का इलाज करना है, ऊर्जा मिलती है उसको किडनी से। हम्म, ऊर्जा मिलती है किडनी से। जी, यूबी की ऊर्जा किडनी से मिलती है, और काम यूबी करना होता तो अगर ऊर्जा के लिए कोई कमी, जैसे कमी हो गई, कमी देखिए, अगर उसकी ऊर्जा है तो हम्म, रोके रखेगी, जब चाहेंगे तब जाएगी। लेकिन हम्म, अगर ये कम हो रही है, लीक हो रही है, तो दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये, और एक हम लोग मानते हैं, अभी हमने बताया कि एक कभी कभी ये भी होता है कि हम लोअर वार्मर लोअर वार्मर और हार्ट एसआई को भी जिम्मेदार मान लेते हैं। बस ये एक थोड़ा सा अंतर है कि, लेकिन नॉर्मल केसेस में हम लोग किडनी किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं, कि किडनी यांग डिफिशियंसी का इलाज करते हैं, तो उससे ये वाली कंडीशन ठीक होती है। एक बार आपने ये बताया था कि लीवर को हेल्दी रखने के लिए रात्रि में 11 से पहले सो जाना चाहिए, मतलब हाँ जी, क्योंकि अगर 11 से लेट जो लोग सोते हैं, कुछ लोग लेट होते हैं, तो वो अननेसेसरी कहीं ना कहीं लीवर पे जी, करते हैं। मतलब तो ये अभी आज आपने बताया कि वो 3 से 5 तक का जो समय है, तो वो क्या एक प्रकार से उसको तीन लीवर से को पांच सवेरे लंग्स का, हम्म, 3 से 5 लंग्स में आती है, 11 अच्छा। से 3 बजे तक का समय लीवर और गाल ब्लडर का समय है। हम्म। और 3 से 5 का 11 से 1 गाल हम्म, ब्लडर का समय है, और 1 से 3 लीवर का समय है। तो दोनों पेयर ऑर्गन है, तो हम लोगों ने कहा 11 बजे सो जाएंगे तो दोनों पेयर ऑर्गन अपना काम करेंगे। फिर 3 बजे जब जगेंगे तो 3 से 5 लंग्स में ऊर्जा आती है, लंग्स, हम्म। फेफड़ों में। पर काफी लोग जो योगी लोग होते हैं वो 3 बजे उठ जाते हैं अपना, फिर वो हाँ, वही तो अभी वही कह रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा। वही तो लंग्स में, लंग्स माने ब्रह्मांड की ऊर्जा वहीं तो पहले पहुंचेगी। लंग्स माने अगर लंग्स ठीक है तो आपका बढ़िया से ऑक्सीजन मिलेगा, मॉडर्न साइंस कहेगी, हम्म, बढ़िया से ऑक्सीजन मिलेगी, बढ़िया से आपका ब्लड बनेगा, एनर्जी बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने ये। और लीवर के लिए मैं समझता हूँ कि जैसे अपनी बॉडी के गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, और जी, पेट्रोल अगर मिक्सिंग का मिल जाए या मिट्टी का तेल का मिल जाए या और चीज़, तो गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है। तो इसका मतलब मुंह में जो हमें पेट्रोल डालना है खाने का, वो भी बड़ा अलर्ट होकर सोचना चाहिए हम डाल क्या रहे हैं। कहीं उसमें जंक फूड डाल रहे हैं या चाउमीन डाल रहे हैं या पिज्ज़ा बर्गर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम अंदर के जो मशीनरी है उसकी, जो गाड़ी की जो वो है, उसमें कहीं ना कहीं खराबी पैदा बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं वो कार्बोरेटर में और उसमें ही आ जाएगा, कचरा आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो पेट्रोल है वो उसे देख लेना चाहिए हम डाल क्या रहे हैं। शर्मा सर, आप कुछ भी खाते हैं, दवा, केमिकल, दूध, पानी, कुछ भी, उन सब को डिटॉक्सिफाई करने की जो प्रधान भूमिका है वो लीवर की है। इसलिए लीवर को हम लोग बेचारे को बेचारा कहते हैं। सब सारा कुछ दवाइयाँ 800 mg की होती है, आप कभी स्टैंडर्डाइजेशन देखिएगा तो 800 mg में 600 mg उसको निकालना पड़ता है,
जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो बताएंगे। 600 mg निकालना पड़ता है, यानी 800 तो खाते तो आप 800 है, उसको निकालना 600 है। तो वो मेहनत वो कर रहा है कि आप कर रहे हो। स्टमक में तो सबको चर्निंग कर दिया, भिजवा दिया। उसमें उसको डिटॉक्सिफिकेशन के तहत निकालना पड़ता है। जितनी दवा आप खाएंगे, कोई भी दवा, केमिकल, कोई भी चीज की जिसको भी केमिकल कह दें, उसको सबसे अधिक जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो लीवर को। अभी लीवर जब हम लोग पढ़ाएंगे बताएंगे प्रधान सेनापति है, पिता तुल्य है। दो दो उसकी कैटेगरी है लीवर की। प्रधान सेनापति वही है, सारा युद्ध वही करता है। अच्छा, अभी हमने कहीं पढ़ रहे थे या देख रहे सुन रहे थे कि जो मेडिसिन खाते हैं और मेडिसिन खाने के बाद हम किस करवट से बदलते हैं, सीधे लेटते हैं, उल्टे लेटते हैं, इससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या, या यूट्यूब की नॉलेज है वो? बहुत, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, आपने मुंह खाया, अल्टीमेटली आप, अगर आपके ऑर्गन सब व्यवस्थित है तो आप सारे, देखिए मॉडर्न साइंस कहती है स्टमक के लिए, सबके लिए एक अलग अलग थैली है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं वो लोग। तो वो सब सब ऑर्गन व्यवस्थित, ऐसा नहीं कि वो लटक जाएगा। आप पेड़ के ऊपर लटके हुए हो तो क्या नीचे ऑर्गन चले जाएंगे? हार्ट क्या नीचे चलाएगा? हम्म। कोई नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे हाँ लगता है कि एक, आज के तो समय में जो देखिए हमको ये यूट्यूब की जो नॉलेज है ना, वो बड़ी खतरनाक हो गई कई बार। नहीं, बस ये थोड़ा सा, जैसे खाना आप खाए आपने, तो शुरू में 5-10 मिनट बाएं करवट ले गए तो उसमें क्या हुआ, बाईं तरफ क्योंकि स्टमक होता है, तो कहते हैं थोड़ा सा 2-4 मिनट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उधर करेंगे तो आपका खाना नहीं पचेगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है। आज के समय में एक ना फैटी लिवर का बड़ा हो गया था। फैटी लिवर, जी फैटी लिवर, उसमें जी भी जी ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ गया। जी फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है बाद में। तो ये जी कहीं ना कहीं फैटी लीवर जो है, ये है तो हार्मफुल ही हमारे यहाँ, पर फैटी लीवर बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय मेरे ख्याल से। काफी लोग तो ये कहते हैं वो अल्कोहल, अल्कोहल से होता है, परंतु कुछ कहते हैं जो अल्कोहल भी नहीं रहते उनके भी हो जाते हैं, मतलब कई बार। नहीं नहीं, हमने बताया नहीं। आप पहला ध्यान दीजिए, कोई भी चीज, चाहे अल्कोहल हो, चाहे आपका तंबाकू हो, चाहे आपका खाना हो, विषयंत कोई भी विष वाली चीज होगी, विषयंत माने जिसमें टॉक्सिन निकल रहे होंगे, उन सबको निकालने का दायित्व, ठीक करने का दायित्व पहले, बैक्टीरिया आ गया खाने में तो भी वही निकालेगा ना। सबसे हम्म। अधिक डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है प्रधान सेनापति पर है। इसलिए बेचारा सबसे अधिक प्रभावित वही होता है, और वही प्रभावित हो गया। और ग्रेड 1 तक तो बहुत बढ़िया है, ग्रेड मतलब कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, ग्रेड 2 के बाद चिंता करें। हम्म। चलिए विलास जी, कोई आपका कोई प्रश्न है या नहीं है, या चौधरी साहब को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं फिर। सर एक बात पूछना पूरा चाहूंगा मैं। सर। जैसे लेट आवर्स में अपन सोते हैं, लेकिन उस समय जैसे पानी वगैरह अपन बहुत ज्यादा पी लेते हैं, में बार जी बार सर, सर। लेट आवर्स में जैसे सोते हैं, जैसे 11 साढ़े 11 बजे सोने के बाद जैसे पानी पी लेते हैं, इसके जी बाद यूरिन को पानी एक दो बार ऐसे ही चले जाते हैं, तो अगर नींद लग गई तो उसके बाद तो कोई इतना, वो तो आदमी अर्ली मॉर्निंग ही उठेगा नहीं, तो किसी अगर नींद लेने के बीच बीच में दो तीन बार ऐसे लगता है कि पेशाब लगे, तो उसके लिए उसकी प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है। वो एक्चुअली अगर रात में पेशाब बहुत हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ 2-3 बार क्या, बस दो हाँ तीन बार ठीक ठीक, अगर रात में पेशाब हो रहा है, वो एजिंग फैक्टर की वजह समझ। से, देखिए हमेशा किडनी उसके लिए जिम्मेदार है, हमेशा। किडनी, किडनी का देखिए, किडनी में 4 दशाएं होती है, हमने कई बार कहा है। किडनी यांग, किडनी इन, किडनी की, और किडनी इसेंस। कोई भी तो आप, हम लोग जैसे क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि एजिंग फैक्टर में यही 4 फैक्टर, किडनी के ही फैक्टर प्रभावित होते हैं, और उन्हीं की एनर्जी घटती है। और वो चूंकि इसलिए कहते हैं कि वो उसी का क्षरण होना है, किडनी इसेंस का क्षरण होना है। तो इसलिए हम लोग हमेशा किडनी के पॉइंट लगाने की बात करते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं किडनी 3, किडनी का 3 पॉइंट हम हमेशा कहते हैं कि टोन करिए, हमेशा टोन टोन कर रखिए। मैं सबको बोलता हूँ, सलाह देता हूँ कि कोई भी पुरुष जो 55 वर्ष से ऊपर हो, कोई भी महिला जो 50 वर्ष से ऊपर हो, उनको K3 जरूर टोन करना चाहिए। और फिर उसके साथ एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, SP3, SP3 का 3 पॉइंट, ये भी टोन होना चाहिए। ये आपको करना ही करना है। अगर कोई रोग के संबंध में है तो हम लोगों का इलाज अलग से प्रोटोकॉल है, 8-10 पॉइंट का होता है प्रोटोकॉल, उनको करना चाहिए। अदरवाइज आप K3 को टोन हमेशा करिए।
उससे पैरों की स्वेलिंग खत्म होगी, जो यूरिन का मतलब वाटर रिटेंशन कम होगा। स्प्लीन को टोन करेंगे तो भी वाटर रिटेंशन कम होगा। तो क्योंकि जैसे किडनी फंक्शन कम करने लगेगी, पानी को रोक लेगी, तो पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। बाद में ये बाद में कंडीशन पेट वाटर बहुत बात की बात है, वो तो स्प्लीन की डिफिशियंसी में होगा, लेकिन ऊपर वाला होगा। अगर लंग्स की प्रॉब्लम होगी, देखिए पहले समझ लीजिए, अगर लंग्स की समस्या है तो आपका यहाँ पे स्वेलिंग होगी, चेहरे पर स्वेलिंग आपको दिखेगी। आप चेहरे आप देखेंगे तो आपको लगेगा चेहरा सूजा हुआ है, तो ये दिस इज ड्यू टू लंग्स। अगर नीचे कोई प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो इट इज ड्यू टू किडनी। अगर बीच में कहीं हो रही है, जो कहते हैं एसाइड्स वगैरह, तो एसाइड्स में किडनी और स्प्लीन दोनों जिम्मेदार है। चलिए, और कुछ इसका अंदर वैसे एक चीज है कि लीवर को अगर हेल्दी रखना है तो खाना भी 25% कम खाए आदमी, 20-25% और खाना कम। भाई जो भी खाए स्वस्थ हम्म। ठीक खाए, बस ये लाइफ देखिए, इसीलिए कहते नहीं है, ये सब डायबिटीज वगैरह क्या है, कहते हैं डायबिटीज ये सब लाइफ लाइफ स्टाइल की बीमारी है। किडनी ये भी जोड़ लीजिए, लीवर का ये जो है वो लाइफ स्टाइल की बीमारी है। कुछ लोगों को आदत क्या होती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सर दर्द हुआ, एक सेरेडॉन ले लिया। वो क्योंकि एडवर्टीजमेंट आता है ना, सर दर्द सेरेडॉन लो, सर दर्द भगा दो। सेरेडॉन में क्या कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोजिशन है उसका हमको नहीं मालूम, और उसमें कौन सी सर दर्द किस सर दर्द, आपको कभी बहुत थकान हुआ हो तो भी सर दर्द होता है, आप रात में सोए न हो तो भी सर दर्द हो जाएगा, सो जाइए ठीक हो जाएगा। नहीं, तो सर दर्द के कारण सब बीमारी नहीं है। आपको नहीं, देखिए, बाहर कभी कभी टेम्परेचर हो जाता है, बहुत काम किए हो तो टेम्परेचर हो जाएगा, थोड़ा आराम कर लेंगे टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। बॉडी है, अपने को शरीर को भाषा उसको समझने की आवश्यकता है। हम लोग भाषा को समझते नहीं हैं और बाहर संवाद करने जाते हैं, अपने शरीर की भाषा अपने शरीर की भाषा को समझ नहीं पाते, और बाहर से हम लोग ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं। नहीं, कुछ एक साइकोलॉजिकल भी होता है ना कि जब मैंने इंजेक्शन लगवा लिया या मैंने गोली खा ली तो वो ठीक हो गया। हाँ, अब तो उसको लोग जरा बोलते सी हैं, कुछ बात होती है इसको बोले वो गया था मैं इंजेक्शन लगवा लिया उनसे, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सर, चाहे इसको वो इस पानी का इंजेक्शन लगाया हो, मतलब। बिल्कुल डॉक्टर बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज प्लेसबो इफेक्ट। हम्म। हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमको कहना हो तो हम कहेंगे मन, मन बहुत शक्तिशाली है। मन अगर जान ले कि सीकरी साहब मेरे बहुत हितैषी हैं, तो सीकरी साहब प्रेजेंट हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा हित हो गया, है कि नहीं सर। और बिल्कुल सही अगर कहा। मन सोच ले कि नहीं ये तो आदमी मेरे लिए न्यूसेंस है, वो आदमी आ जाए कुछ बोले चाहे न बोले, लगे कि मेरा अहित हो करने आया है। हम्म। ये जो वही को मॉडर्न साइंस कहती, सारे हमारी चीजें हैं जो चुराया हुआ है वैज्ञानिकों ने, मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने, मॉडर्न साइंस ने कहा प्लेसेबो इफेक्ट, पानी का इंजेक्शन लगा दिया, काय लग गया ठीक हो गया। हाँ, बस वही हो ना, हाँ। चाहे वो बस गोली, कई बार आदमी को जैसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंसी के अंदर वो रही दवाई दे दी, चाहे उससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की थी दवाई, पोटेंशियल आ गया उसका, मतलब एक साइकोलॉजिकल भी है, मतलब ये कहीं ना कहीं चीज है जो। वही है हमारा तो सर स्पर्श, आप बीमार के पास जाइए और उसका हाथ पकड़ लीजिए, तो आप उसको सांत्वना दे रहे हैं, बहुत सी एनर्जी ट्रांसफर कर ले रहे हैं। हम्म। केवल हाथ पकड़ के बैठ जाइए, कहते नहीं थे कि बीमार का हाथ पकड़ के बैठिए, याद करिए, लोग हम लोग भाषा में कहते हैं भाई जाइए बीमार का हाथ पकड़िए। उससे क्या होगा कि उसकी आपके पास एनर्जी थी कि उसकी कम है, उसको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक बात है। चलिए सब सही, सब धन्यवाद दीजिए, और तो कोई डिस्कशन बनी रहे। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने स्वाध्याय चिंतन का संचालन कर रहे हैं। और आज श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का उद्बोधन था, उनका 12वां पाठ था एक्यूप्रेशर के मूलभूत सिद्धांत और चिकित्सा। आपने सबसे पहले अर्थवेद का रेफरेंस लेके प्रार्थना की ताकि परमात्मा सभी को ठीक ठाक रखे। और आपने आज का जो मेन चर्चा का विषय था यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी, तो आपने इससे संबंधित बीमारियों के बारे में बताया, और आपने बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स दबाने से वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आपने ये भी चेतावनी दी कि हमें एलोपैथिक मेडिसिन से बचना चाहिए,
क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन ऑर्गन से बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन खराब होते हैं। और हमें बॉडी की लैंग्वेज को समझना चाहिए। हम बॉडी की लैंग्वेज को समझेंगे तो हमें बाहर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर जो बना हुआ है ये स्वतः ठीक करने की क्षमता रखता है। तो एक्यूप्रेशर एक आयुर्वेदिक सिस्टम या नेचुरल सिस्टम है जो कि हमें हेल्प करता है। तो आपने बहुत सी जानकारियां दी, और आपका हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी आपका ज्ञान है वो सब में शेयर करें ताकि सबको लाभ हो। आज के उद्बोधन के लिए श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 बार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। जी सर। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। जी। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है। बहुत बढ़िया। सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है। और धनवान वह है जो अपने पास है उससे ही प्रसन्न है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत चारों पॉइंट्स के अंदर सब कुछ समा गया सर। अति उत्तम सर, अति उत्तम, आइए सुंदर। हम वचन करते हैं। शांति शांति सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। आज वर्ल्ड लिवर डे के दिन श्रीवास्तव जी, आज वर्ल्ड लिवर डे कहलाता है ना, तो श्रीवास्तव जी रेलेवेंट टॉपिक लेके आए। बहुत बहुत नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। सा